हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिविल इंडिया के ऑफिशियल ऑनलाइन चैनल पर। भाइयों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने अभी शिफ्ट वन का सोल्यूशन अपना देख लिया होगा और समझ गए होगे पेपर कैसा आ रहा है। अब बारी है शिफ्ट टू की। ठीक है, तो 2 जुलाई यानी आज ही के दिन जो शिफ्ट टू का पेपर हुआ है उसका मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करना है, कैसा किस पेपर आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है, वो सारी बात हम लोग इस सेक्शन में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चंस लगा देता हूँ वन बाय वन। मेरा वीडियो नहीं आएगा, बस क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही होगी। ठीक है, आइए मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर लगा हुआ है। ये है कि एक गेंदबाज ने एक विकेट ली है, बताइए इनका बहुलक क्या होगा। अब बहुलक आप सब जानते हो, बहुलक का मतलब हो गया जो जिसकी आवृत्ति ज्यादा बार होती है। मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा दो दिख रहा है, दो दिख रहा है। फिर देखो यहाँ पर एक दो तीन चार बार दिख रहा है, यानी दो हमें चार बार दिख रहा है। अगर हम पांच गिनेंगे, एक बार, एक दो तीन बार है, कम है। जीरो गिनो, जो जीरो भी तीन बार है, तीन भी कम बार है, एक भी कम बार है ना। सबसे ज्यादा बार मुझे दो दिख रहा है, यानी बहुलक क्या हो गया हमारा? दो हो गया, बहुलक दो हो गया। आइए आगे। ईंधन की खपत तय की गई दूरी के सीधे समानुपाती होती है, मतलब दूरी जितना उसी के हिसाब से लगेगा ईंधन। सिंपल सी बात बोल रहा है। तो 540 किलोमीटर जब हम चलते हैं तो पेट्रोल लग जाता है 9 लीटर। कहा जा रहा है अगर हमें 840 किलोमीटर चलना हो तो कितना पेट्रोल लगेगा। तो आपको सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, आपको एक एक नियम से लगा देना है। 9 में 840 से गुणा हो जाएगा और 540 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर काटना शुरू करें तो ये जीरो से जीरो काट सकते हैं, और 9 छक्का 54 होता है, और 6 से 84 कटेगा 14 बार। तो आंसर क्या लगेगा हमारा? 14 लीटर पेट्रोल लगेगा। 14 लीटर पेट्रोल ऑप्शन सी में दिख रहा है। 14 लीटर पेट्रोल जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, आराम से लगा सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन में आते हैं। एक संख्या को जब 20% कम कर दिया तो इतनी रह जाती है। अच्छा मुझे बताओ संख्या होती कितनी है? 100%। उसमें से अगर हम 20% कम कर दें तो कितनी रह जाएगी? 80%। और जो वो रह जा रही है 80%, इसका मान हमें दिया है सवाल ने, 168 रह जाती है। तो 80% का मान हो गया 168। आपको 100% का वैल्यू लाना है। ठीक है, 80 से ये नंबर कटता दिखाई पड़ेगा दो बार, फिर एक बार। इसका मतलब आंसर बनेगा 210, ऑप्शन सी। 210 यानी ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ रहे हैं। 94 नंबर में कह रहा है वह संख्या ज्ञात करो जिसमें 728 को जोड़ दें तो एक पूर्ण घन बन जाएगा, और जिसका घनमूल पुराने संख्या के घनमूल से 10 ज्यादा भी होगा। अब हमें इस सभी ऑप्शन को अगर थोड़ा नजर डालें तो मुझे यहाँ पर 1000 दिख रहा है। देखो ऑप्शन से करो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे लगाने बैठो को बहुत टाइम जाएगा। 1000 अगर हम वो संख्या मान लें तो संख्या में 728 जोड़ेंगे तो संख्या बन जाएगी 1728। और 1728 का क्यूब रूट होता है 12, क्योंकि ये 12 का क्यूब है। और 1000 का क्यूब रूट होता है 10। देखो यही बोला गया, जोड़ने के बाद अगर घनमूल निकालेंगे तो मूल संख्या यानी 1000 के घनमूल से दो ज्यादा निकलेगा। तो 10 का क्यूब से 12 जो है वो दो ज्यादा भी है। इसका मतलब हमारा जो आंसर लग जाएगा वो 1000 रुपए लग जाएगा। बाकी सभी नंबरों में जब हम 728 जोड़ रहे हैं तो परफेक्ट क्यूब बन ही नहीं रहा है। जैसे 512 में 728 जोड़ोगे परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा, 343 में भी नहीं बनेगा। तो ऐसा सिर्फ 1000 से हो रहा है कि परफेक्ट क्यूब बन जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप ऑप्शन से कर देंगे, जल्दी से बात बना लेंगे। और ये अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो आप सभी को पता है प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत एक से होती है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक है, और आगे बढ़िए। अच्छा, ऐसे वाले सवाल यूपी टेट में बहुत आ रहे हैं, और ये सवाल आप ओरल लगा सकते हो, बहुत आसान होते हैं। जैसे यहाँ पर x+y 7 है, माना ऐसे कोई दो नंबर जिनको जोड़ने से 7 आ रहा हो और गुणा करने से 10 आ रहा हो। अगर आप ध्यान से देखो तो 5 और 2 को जोड़ने से 7 आता है, और 5 और 2 का गुणा करने से देखो 10 आ जाता है। बस इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। x का मान 5 है, y का मान 10 है। हमसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है,
मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। आंसर लगेगा हमारा 29। इस क्वेश्चन का आंसर लग रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का जवाब निकल सकता है। ठीक है, आइए आगे। वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का समान पथ बनाया गया है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो इस तरह से एक ये वृत्ताकार पथ है और इस पथ के चारों तरफ तुमने एक रास्ता ऐसे बनाया हुआ। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर अंदर वाली त्रिज्या की लंबाई 14 है और रास्ते की चौड़ाई 7 है, तो बाहर की त्रिज्या कितनी हो गई फिर? 21 हो गई। हमको पूछा गया रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल के लिए आपको कई बार बताया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे बड़े क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल माइनस कर दो। यानी पाई इंटू 21 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाया है, माइनस कर दो पाई इंटू अंदर वाला 14 का स्क्वायर। अगर हम पाई कॉमन ले लें तो ये 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर लगेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो पाई का मान हमने रखा 22/7। पहले में आएगा ए प्लस बी, 21 प्लस 14 यानी 35। दूसरे में आएगा घटाकर, तो वह 7 7 कट जाएगा। अब 35 गुणा 22 कर लो, आपका जवाब निकल आएगा। बताओ 35 दूना 70 का जीरो आ गया, 35 दूना 70 770। आंसर लगने वाला है 770 स्क्वायर मीटर, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमें आंसर दिख रहा है। ठीक है, और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कोई संख्या 200 से 266 कर दी जाए, तो भाई पहले वो नंबर 200 था, अब 266 हो गया। पूछा गया कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि भैया हो जाएगी 66 की। लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए हम कहेंगे सर जी 66 की वृद्धि किसमें हुई, 200 में से कितने परसेंटेज होगी। यहां से हम आंसर देंगे 33% की वृद्धि हुई है। तो संख्या में एक्चुअल में वृद्धि कितनी हुई है बताइए, 33% की हुई है। ठीक है, आइए आगे। देखो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में समझाया है, सिखाया है। कभी भी स्पर्श रेखा जीवा के बीच का कोण दिया हो 40 डिग्री, ये जो कोण होता है ना, वो इस कोण के, इधर वाले कोण के ठीक बराबर होता है। इन्हें हम लोग बोलते हैं वृत्ति एकांतर कोण। क्या बोलते हैं भैया? इन्हें बोलते हैं वृत्ति एकांतर कोण। और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यही पूछा गया है। विपरीत खंड में जो कोण है मतलब वृत्ति एकांतर, इंग्लिश में पढ़ा तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड इज 40 डिग्री। फाइंड द एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट का मतलब समझ रहे हो ना, एकांतर सेगमेंट। एकांतर सेगमेंट में जो कोण बन रहा है वो 40 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। आइए आगे। अब यहां पर लिख रहा है इसको सरल करने पर दो असमान पद रह जाएं तो ए का क्या मान है। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ, मैं लिख के दिखा देता हूं। 2x² प्लस ax प्लस 3, माइनस अंदर कर दें अगर हम ये वाला, तो -x² प्लस 4x प्लस 1। नहीं, -1 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो ध्यान से देखना, 3 में से एक घटेगा तो ये प्लस का 2 आएगा, कंफर्म है। 2x² x² घटेगा तो x² आएगा, कंफर्म है। हमें चाहिए सिर्फ दो टर्म। इसका मतलब ये जो बीच का टर्म है ये इससे से कटना चाहिए। अगर कट जाएगा तो ही दो टर्म बचेंगे। भाई अब बताओ, अगर यहाँ प्लस का 4x है, यहाँ पर माइनस का 4x आएगा तभी कटेगा। भाई अगर यहाँ +4x है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, -4x। तो a का वैल्यू अगर हम -4 रखवा दें तो -4x प्लस 4x कट जाएगा और दो ही टर्म बचेंगे। यानी यहाँ पर -4 रख दें, अगर हम a का वैल्यू रख दें -4, तो बात बन सकती है। आइए अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है वह धनात्मक संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़ दें और उसके घनमूल का प्राप्त मान हो जाता है। अच्छा, तो बेसिकली कह रहा है ये जो ऑप्शन है
इनका घनमूल निकालो और घनमूल निकालने के बाद उनमें 3 जोड़कर दोबारा घन करो, इस परिणाम को दोबारा घन करें और ऐसा करने से 513 ज्यादा मिले। बिल्कुल भी लगाने को ट्राई मत करना, एक्स वैक्स मत मानना, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा पहला ऑप्शन है 216, इसका क्यूब रूट क्या होता है, 6 होता है, 6 क्यूब होता है। अब क्या लगा रहा है, उस संख्या में 3 जोड़ दो, तो 6 में 3 जोड़ दो, कितना बना 9, और 9 का क्यूब कर दो 729। फिर से आप पहले घनमूल करो, फिर 3 जोड़ो, फिर दोबारा से क्यूब करो। ऐसा करने पे ये जो नंबर निकलना चाहिए वो पुराने वाले से 513 ज्यादा होना चाहिए। चेक करो, क्या 729 और 216 के बीच का अंतर 513 आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट करो, आगे बढ़ो। बिल्कुल भी इसको लगाने को ट्राई मत करना, ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे, जल्दी से निकल आएगा, बहुत आसानी से बात बन जाए। ओके, आइए आगे। यहाँ पर दो बिंदु हैं, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड का अनुपात दिया है 1:2। तो मैं पहले यहाँ पर एक रेखाखंड बना लेता हूँ। ये थोड़ा सा आज कोऑर्डिनेट जरूर पूछ रहा है हर सेक्शन के अंदर, तो कोऑर्डिनेट पर बेस जो है बात बन रही है हर बार। कह रहा है ये कोऑर्डिनेट में ये ए बिंदु है और यहाँ पर बी बिंदु है। अब जो ए बिंदु है, ए बिंदु है 2,4 और जो बी बिंदु है ये है 8,16 और इसके बीच में का ये एक पॉइंट पी है। यहाँ पर मान लो ये इस पूरी रेखा को 1:2 में काट रहा है, 1:2 में काट रहा है। ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है। और पी के कोऑर्डिनेट अगर आपको एक्स और वाई मान लो, एक्चुअली कहानी क्या होती है, अगर मैं किसी और कलर से लिखूं, हाँ, तो ये x1 y1 बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग x2 y2 बोलते हैं। और अगर कोई टर्म बीच में काटेगा, इसे बोलते हैं m/n में। तो यहाँ पर x का एक फॉर्मूला होता है, यानी p के जो कोऑर्डिनेट है x और y, इनके फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस जाता है, n x1 प्लस mx2 अपॉन m+n, ये फॉर्मूला होता है। और y के लिए ऐसे ही ny1 प्लस my2 अपॉन में m+n। तो इन फॉर्मूला से क्वेश्चन लगता है। अब यहाँ पर m का वैल्यू 2 है और ये x1 y1 है। अगर हम रखें तो देखो n(x1) यानी n का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू 2, तो ये आएगा 2 × 2 प्लस यहाँ m का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 8, तो 1 × 8 और बटे में आ जाएगा 3, यानी ये बनेगा 4, वो बनेगा 8, 4 12/3, यानी ये आ गया 4। पहला नंबर 4 आना चाहिए। और देखो पहला वाला 4 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आप चाहो तो आगे वाला सॉल्व ना भी करो, वरना मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ny1 यानी 2 का गुणा होगा 4 में, तो 2 का गुणा होगा 4 में, प्लस my2 यानी 1 × 16 में होगा और बटे में आएगा 3। तो 4 दूना 8 और 16 24/3 यानी 8 आ जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो 4,8 बनेगा। एक सवाल कोऑर्डिनेट का हर बार आ रहा है, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट से रिलेटेड सवाल है। आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज की परिधि त्रिज्या नहीं, यहाँ पर परित्रिज्या है, और अंतः त्रिज्या का अंतर। अच्छा, आप सभी को पता है समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात हमेशा 2:1 होता है, ये बात आप पहले पढ़ चुके हो। और इनका अंतर यानी 1 का मान 3 दिया है, तो 2 का मान हो जाएगा 6, यानी परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 6 होगी। जबकि परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई का एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, a/√3। यहां से हम लोग a निकाल सकते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6√3 आ जाएगी। और जब समबाहु त्रिभुज की भुजा 6√3 आ जाएगी, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लगा देंगे, √3/4 इंटू a² यानी 6√3 का होल स्क्वायर। तो बताओ, √3/4 तो ठीक है, ये बनेगा 36 इंटू में 3√3 का स्क्वायर 3, 9 इसको काटेगा, 4 काटेगा 9 बार, यानी आंसर आना चाहिए 27√3। चेक करिए ऑप्शन, ऑप्शन डी में है 27√3।
ठीक है, तो 27√3 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ये देखो बात हमारी बन पा रही है। ठीक है, समझ पा रहे हो। 106 नंबर के बाद हम चलेंगे 107 नंबर पर। वह न्यूनतम संख्या बताओ जिसे 16, 18, 32 से कट रहा हो। तो भाई ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट रहा हो। अब अगर थोड़ा सा ऑप्शंस पर नजर डालो आप, तो 32 से कटने वाला ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका मतलब 32 से यही नंबर कट सकता है। तो तीन ऑप्शन तो ऐसे डायरेक्टली कट गए। तो सीधा आंसर लगा दो। इसका एलसीएम निकालने में देखो, इसका तरीका ये है कि आप एलसीएम निकालो, लेकिन अगर आप एलसीएम निकालोगे तो टाइम जाएगा। आप क्या करो, सिंपल डिविजिबिलिटी चेक करा लो। 32 से एक नंबर नहीं कट रहा है, एक नंबर है जो 32 से नहीं कट रहा है। आइए अब देखो, ये सवाल बहुत बहुत पूछे जा रहे हैं। पी प्लस क्यू 4 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 10 होना चाहिए। अब बताओ, अगर हम पी का मान यहाँ पर 3 ले लें और क्यू का मान 1 ले लें, तो जोड़ने पर 4 आएगा। और 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ने पर देखो 10 आएगा। ये सोचना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा सोचोगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर सोचोगे नहीं तो फिर टाइम जाएगा। आपको फिर फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, अलजेब्रा के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उससे फॉर्मूले ना लगाना पड़े, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग चलाओ। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग चलाओगे फटाफट बात निकलेगी। अब पी का मान 3, क्यू का मान 4 रख दो। तो पी का मान 3 रखोगे तो 3 की पावर 4 होता है 81, प्लस क्यू का मान 1 रखोगे तो 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा, माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, क्यू का स्क्वायर 1 हो गया। मतलब 81 और एक 82 में से 18 घटाओ तो तुम्हें आंसर दिखने लग जाएगा 64। ऑप्शन सी में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 64, 64 ऑप्शन। आइए 109 नंबर। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है। ये बात आपको बहुत बार लगातार सिखाई गई है, कई कई बार। अगर कोई सर्किल हमने बनाया और अब हमने बनाया एक टेंजेंट लाइन, ऐसे मान लो, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन से यहां से देखो, केंद्र से स्पर्श रेखा पर अगर आप मिलाते हो तो स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री बनता है, यही पूछा गया है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री कोण होता है, तो भाई 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, 110 नंबर सवाल, एकदम इजी सवाल है। y प्लस 1/y का वैल्यू अगर मान लो k होता है, तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का जो मान है वो हो जाता है k स्क्वायर माइनस 2। ये एक फॉर्मूला आपको बताया गया है। अगर k का वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू होगा 5 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 23। और अगर ये वैल्यू 23 है तो हमको पूछा गया वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 5, तो ये पूरा वैल्यू 23 हो गया, प्लस 5, मतलब 28 आंसर हो जाएगा। 28 ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, आइए 110 नंबर सवाल के बाद आगे बढ़ेंगे 111 नंबर सवाल पर। लिख रहा है दो समांतर रेखाएं हैं, तो एक समांतर रेखा, दो समांतर रेखा। दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो बोला गया है सह अंताकोण। अब सह अंताकोण क्या होता है, ये एक ही तरफ बने हुए, एक ही तरफ बने हुए अंताकोण का अनुपात है 1/3। अब आपको एक बात अच्छे से पता है, एक ही तरफ बने अंताकोण का अनुपात 1/3 है, लेकिन एक ही तरफ बने अंताकोणों का योग हमेशा 180 होता है ना। तो आप सिंपली 1/3 को 1 से 180 को डिवाइड करा दो, तो ये कोण निकल आएगा 45 डिग्री, ये कोण निकल आएगा 135 डिग्री। पूछा गया छोटा वाला बताओ, तो 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। और कोई टफ पेपर नहीं, पेपर बहुत इजी है, बस छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल बातें अगर आप जानते हो तो आराम से बात बन जाए। देखो इसमें क्या है, ये कह रहा है कि ये इस तरह से अगर मैं गुणा कर दूं तो कितने असमान पद आएंगे, कितने असमान पद आएंगे। ध्यान से सुनना, मैं गुणा ही करके देख लेता हूं, अगर कुछ समझ आया तो गुणा करके देख लो। x प्लस 2y प्लस 3z और 2x माइनस वाई प्लस जेड। अगर हम गुणा करें, गुणा कैसे करोगे, 2x का गुणा सब में करो, 2x स्क्वायर आएगा प्लस 4xy आएगा प्लस 6xz आएगा। ठीक है,
तो ये 3 टर्म आए। फिर y का गुणा करोगे तो माइनस में एक्स वाई आएगा, माइनस में 2y² आएगा, सॉरी 2y² आएगा, और माइनस में 3yz आ जाएगा। पहले हम गुणा कर ले, बाद में समझा देते हैं, ठीक है। फिर हम z का गुणा करेंगे, तो z में आएगा xz आएगा, प्लस में 2yz आएगा, प्लस में 3z² आएगा। हमने z गुणा सब में कर दिया। अब ऐसा करने से अगर आप ध्यान से देखो तो x² वाला टर्म और कहीं नहीं मिल रहा है, तो एक बार तो x² वाला आएगा, लेकिन देखो तो xy का टर्म हमें आगे भी मिल रहा है, इनको घटाकर ये प्लस का 3xy बनेगा। xz का टर्म भी आगे मिल रहा है, ये देखो, तो 6xz जुड़ जाएगा तो 7xz आ जाएगा, ठीक है। 2y² अलग से नहीं मिलेगा कहीं पर, एक ही बार मिला है। yz जुड़ जाएंगे तो यहाँ से माइनस का yz आ जाएगा, और प्लस में 3z² आएगा। इतने तरह के हमें टर्म मिलेंगे, माने कितने टर्म मिलेंगे, इनको गिनना है, बस इनको गिनना है। एक टर्म, दो टर्म, 3, 4, 5, 6, कितने तरह के डिफरेंट टर्म मिलेंगे, तो 6 तरह के मिलेंगे। ऑप्शन ए लगा सकते हैं, 6 तरह के डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे, इनका गुणा करने से कितने टर्म बनेंगे, बस यही पूछा जा रहा है। तो असमान पदों का मतलब अलग अलग पद आएंगे सारे। देखो यहाँ पर एक्स वाई और एक्स जेड, y² yz सब अलग अलग पद है ना, तो 6 पद मिलेंगे ऐसा करके। आइए, कौन सा कथन सत्य है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती, बिल्कुल सही बात है, पूर्ण संख्या परिमेय के अंदर आती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपरिमेय होती, कतई गलत है। प्रत्येक परिमेय प्राकृतिक होती, ये गलत है। उल्टा है, प्राकृतिक परिमेय होती, पर परिमेय प्राकृतिक हमेशा होगी, जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एक देखो ये जो साइन है यहाँ पर इन्होंने ऐसा साइन लगाया, इस साइन का मतलब होता है पावर, ये एक्चुअल में 27 की पावर x/3 लिखा है, ऐसे समझना, और बराबर में 9 लिखा है। तो याद करो हमने क्या कहा था, जब भी ऐसा कोई बात होगी तो हम दोनों तरफ के बेस बराबर करेंगे, 27 को 3 की पावर 3 लिख देंगे, और गुणा में पावर आ जाएगी, और बराबर में 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहां से 3 3 कट गया, तो 3 की पावर x बराबर में 3 की पावर 2, मतलब x बराबर क्या बना बताओ, 2 आ रहा है। x बराबर 2 आ रहा है, ऑप्शन ए टिक कर लो। x बराबर 2 आ रहा है तो ऑप्शन ए टिक कर लो, ठीक है। आइए आगे, देखो ये जो सवाल है ना, ये बहुत बार आ रहा है हमारे एग्जाम में, मतलब इस तरह के 3 सवाल आपके एग्जाम इस पैटर्न इस एक ही सेट के अंदर है। x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x² प्लस बराबर 13 है। तो अब ऐसे कोई मान मत लो, ले लो जिनको स्क्वायर करके जोड़ने पर 13 आ जाए। जैसे हमने 3 और 2 ले लिया, 3 2 को जोड़ने से 5 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 जोड़ने देखो 13 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो आपको x बराबर 3 हो गया, y बराबर 2, यानी 3 2 2 3 से काम चल जाएगा हमारा, इस वाले ऑप्शन से काम चल जाएगा। अच्छा, इस वाले में तुम्हें 4 ऑप्शन दिए भी हैं, तो चारों में से कोई भी एक चेक कर लो जो इनको सेटिस्फाई कर रहा हो, वही आंसर होगा। आइए आगे बढ़िए, डेटा का माध्य 11 है, तो जेड का मान बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ लेते हैं। 3 प्लस 21 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस जेड प्लस 6 प्लस 15 प्लस 20, और इन सब के बटे कर दें, कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर हमारे पास हैं, बटे कर दो 9 और बराबर कर दो 11, बस सॉल्व कर लो, जेड का मान आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए हम ऊपर वाले नंबरों को जोड़ते हैं, 7 3 10, 10 20, 20 और 20 40, 40 15 55, 55 9 6 15, यानी 15 55 15 70, 70 और 6 73, 73 20 96 और 1 97, प्लस जेड, 9 से गुणा इधर हो जाएगा तो 99 आ जाएगा, यहाँ से जेड बराबर 2 आ जाएगा, जेड बराबर जेड का मान 2 होगा।
ऑप्शन डी, जेड का मान 2 होगा, ऑप्शन डी में दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 117 में। देखो मैंने बहुत बार आपको ये सवाल कराया है क्लास में, मैंने आपसे कहा भी था कि रेशियो का सवाल 100% आएगा। तो भाई अगर संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है तो संख्याओं को हम 2x और 3x मान लेंगे। अब आप सभी को पता है इनका जो एचसीएफ होता है वो x होता है, और जो एलसीएम होता है वो x के साथ साथ ये रेशियो भी आ जाता है इस तरह से। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से अगर आप बताओ तो यहाँ पर हमें एचसीएफ यानी x का वैल्यू 8 दिया है। अब यही 8 अगर हम यहाँ रख दें तो एलसीएम आ जाएगा ना 48। यही आंसर है 48। 117, क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर बन रहा है 48। आइए आगे। 6 सेंटीमीटर घन वाले सभी सतहों को रंग दिया गया है, तो 2 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जा रहा है। ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगीन हो। अच्छा, 2 सतह रंगीन कहाँ पर मिलेंगी? जहां पर 2 सरफेस जुड़ती है। अगर 2 सरफेस जहां जुड़ती वहां जो कटेगा तो सरफेस होती है 12। यहाँ पर 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या का एक फॉर्मूला भी होता है, n-2 × 12, n-2 × 12। हाँ, यही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एक मिनट। अच्छा, ये n क्या है ये भी समझो। n क्या है? n है सबसे बड़ी भुजा जो घन को काटा गया है, मतलब 6 सेंटीमीटर बड़ी भुजा बटे में जितने भुजा को काटा गया 2, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। n का मान 3 होता है। n का मान 3 रखोगे तो 3 - 2 और गुणा 12, यानी 12 घन ऐसे निकलेंगे। 12 घन निकलेंगे, ऑप्शन डी में लगेगा। 12 घन निकलेंगे, ऑप्शन नंबर डी में लगेगा। ये रीजनिंग का एक पार्ट है, घन वाले सवाल इस बार पूछ रहा है वो आपसे। आइए। 3 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रयत्न। अब आपको पता है 3 सिक्के उछालोगे तो बटे में 2 की पावर 3 कन्फर्म है। कम से कम एक हेड का मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके ओवरऑल 7 इवेंट बनेंगे। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 7/8। या तो ऐसा कर लो, या फिर एक भी हेड नहीं है। एक भी हेड नहीं का मतलब सारे टेल हैं, तो ऐसा केवल एक ही बार होता है। 1/8 निकाल कर 1 से माइनस कर दो तो भी आंसर 7/8 आ जाएगा। चाहे ऐसा भी कर सकते हो, चाहे ऐसा भी कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 120 पर। अब ये सवाल द्विघात समीकरण का है, आपको फॉर्मूला से ही लगाना पड़ेगा और कोई चारा इसका है नहीं। अगर आप x² -11x + 24 बराबर 0, यहां से अगर मैं इसके 2 रूट ले लूं, एक m और एक n, तो आपने पढ़ा है मूलों का योग -b/a होता है। अब b का वैल्यू ऑलरेडी -11 है तो 11 हो जाएगा। ओके, और m × n जो होता है वो c/a होता है, यानी 24। सबसे पहले तो ये समझ लिया हमने। अब हमें समझना ये है कि पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है m³ + n³ क्या होगा। तो m³ + n³ का एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, m + n एक ब्रैकेट में आएगा, अगले ब्रैकेट में m + n का होल स्क्वायर -3mn, ऐसा वाला एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले को लगाने से आपका आंसर। अब बताओ m + n का वैल्यू कितना है भाई? 11 है। दूसरा यहाँ पर 11 का स्क्वायर होगा, माइनस में 3 × 24 आएगा। अब बताओ, ये तो ठीक है 11। अब 11 का स्क्वायर 121 -24 या 72, 121 -72। यहाँ से मुझे लगता बनेगा इधर से 28, उधर से 21, मतलब 49। 11 × 49, 9 4 13 और 5, 539 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? 539 वाला ऑप्शन यहाँ से हम लोग मैच करा सकते हैं। ऑप्शन डी में मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। हम कल के भी जो पेपर होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग रेडी रहिएगा, मैं कल मिलूंगा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।